बरखा, बरखा तेरा ध्यान कहाँ है? गुड़िया कब से रो रही है? उठा, उठा गुड़िया को गोद में उठा बेटा। मैं रसोई से गुड़िया की रोने की आवाज सुनकर आई हूँ। तेरा ध्यान कहाँ है? कुछ नहीं माँ, वो क्या कुछ नहीं? तेरी बच्ची तेरे सामने में तरफ तरफ के रो रही है और तू ऐसे कौन से ख्यालों में खोई हुई थी जो उसकी रोने की आवाज तेरे कानों तक नहीं जा रही थी? मैं रसोई से भागते हुए आई हूँ। बोलना बेटा, यहाँ तुझे किस बात का दुख है, किस बात की तकलीफ है? बता, तेरी कौन सी जरूरत यहाँ पूरी नहीं हो रही है? क्या हम लोगों ने तेरी सेवा में कोई कमी छोड़ी है क्या? तेरी भाभी भी तो तेरे आगे आगे होकर तेरी कितनी सेवा कर रही है। नहीं माँ, मुझे यहाँ किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है और आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। फिर तो रो क्यों रही है? क्यों रो रही है बता? सोच रही हूँ माँ कि कैसे कोई इतना निर्दयी हो सकता है। आज मेरी गुड़िया को पूरे 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन गुड़िया की दादी ने अभी तक गुड़िया का चेहरा तक नहीं देखा। यहाँ तक माँ, जब उन्हें मालूम चला कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे खून के बोतल चढ़ाए जा रहे हैं, उसके बाद भी माँ जी देखने नहीं आई मुझे हॉस्पिटल में। और अब पूरे 1 महीने भी बीत गए तो एक बार भी फोन में ही सही उन्होंने मेरा हाल चाल नहीं दिया, गुड़िया के बारे में नहीं पूछा। अरे तू तो अपने सास के व्यवहार को अच्छी तरीके से जानती है ना, वो कितनी निष्ठुर निर्दयी महिला है। तो उनके बारे में सोचकर क्यों परेशान हो रही है बेटा? मैं तो समधन जी का व्यवहार तेरी पहली डिलीवरी के समय ही देख चुकी हूँ। जब नर्स ने आकर बताया कि मुबारक हो, लक्ष्मी आई है, तो समधन जी इतनी बुरी तरीके से मुंह उठकर वहाँ से उठकर बाहर बालकनी में चली गई थी। उनके चेहरे में कोई खुशी नहीं थी। मैं तो उसी समय समझ गई थी कि तुम्हें बेटी हुई है, इसीलिए वो इस तरह से व्यवहार कर रही है। जब पहली बेटी में उनका व्यवहार वैसा था तो दूसरी बेटी में कैसा हो सकता है मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए तो ना उनके बारे में सोचकर परेशान मत हो बेटा, हम लोग हैं ना। और सबसे बड़ी बात बेटा, दामाद जी कितने खुश हुए जब नर्स ने आकर बताई कि लक्ष्मी हुई है, तो दामाद जी खुशी से उछलने लगे और तुरंत उन्होंने 10 किलो मिठाई का ऑर्डर दिया था। और दूसरी गुड़िया के जन्म के समय भी बेचारे दामाद जी अपना ऑफिस छोड़कर बार-बार हॉस्पिटल आते थे। यहाँ तक लंच ब्रेक में भी वह लंच न करके सीधे गुड़िया के पास आ जाते थे, तुम्हारे पास आ जाते थे। तो तुम्हें तो इस बात की खुशी होना चाहिए कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे साथ है, उसे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि उन्हें 2 बेटियां हो गई है। हाँ माँ, मैंने इनका व्यवहार देखा, इन्हें मेरी बहुत चिंता है। वह बार-बार मुझसे आकर यही पूछते थे कि मैं ठीक तो हूँ ना, गुड़िया ठीक तो है ना। और अंशिका को भी उन्हें कितने अच्छे से संभाल लिया माँ। हाँ बेटा, वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं तुझे। तू एक व्यक्ति के बुरे व्यवहार को लेकर क्यों अपना आज खराब कर रही है, क्यों इतना परेशान हो रही है? तू उस व्यक्ति के बारे में सोच जो तेरे साथ खड़ा है, तेरे दुख से दुख और तेरे सुख से सुख है उसे। तुझे तो जीवन भर वैसे भी दामाद जी के साथ ही रहना है ना, और तेरा जीवन साथी जब इतना अच्छा है तो तू अपने सास के बुरे बर्ताव से परेशान मत हो बेटा। और सुन, अब ये रोनी सी शकल ना तू जल्दी से सुधार ले, क्योंकि आज दामाद जी आने वाले हैं। फोन आया था उनका। हाँ माँ, उन्होंने मैसेज किया था मुझे, बोल रहे थे कि आज अंशिका की भी स्कूल की छुट्टी है और उनके ऑफिस में भी छुट्टी है, तो वह अंशिका को लेकर गुड़िया से मिलने आ रहे हैं। इसलिए तो बोल रही हूँ तू अपनी शकल सुधार ले, वरना वो क्या सोचेंगे कि तुम अपने मायके में भी खुश नहीं हो। नहीं माँ, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे मायके में मेरे भैया भाभी कितने अच्छे हैं, वह मेरी कितनी परवाह करते हैं। वह तो इस बात की बहुत तारीफ करते हैं। दीदी जिया जी के लिए मैं राजमा चावल बना लूं? उन्हें राजमा पसंद तो है ना? हाँ भाभी, बना लीजिए, वह खा लेते हैं शौक से। ठीक है दीदी। और ये क्या हुआ आपको? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं तो भाभी, सब तो ठीक है। वैसे भी जिसकी इतनी प्यारी भाभी हो, भला उसे क्या तकलीफ हो सकती है? अच्छा ला बरखा, गुड़िया को मुझे दो और जाकर तुम तैयार हो जाओ। ठीक है माँ। माँ आप गए थे क्या गुड़िया को देखने? अरे ऐसी कौन सी खुशी दे दी बहू ने हमें जो हम उसे देखने जाएंगे? अरे कहाँ जाएगी, 1-2 महीना मायके में रहेगी, उसके बाद यही तो आएगी अपनी बेटियों को लेकर, तो क्या उसे देखने जाऊंगी मैं? लगता है माँ विशाल भैया ने इन्हें फोन किए होंगे यह बताने को कि गुड़िया हुई है, तो ये मुझसे कह रहे थे कि चलो हॉस्पिटल से देख कर आ जाते हैं, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैंने कह दिया मैं क्यों जाऊँ? वैसे भी सही बात है, कौन सी खुशी दे दी है भाभी ने हमें? 2 बेटियों का बोझ और भाई एक लौते हैं इस घर के, फिर आपके वंश का क्या होगा मम्मी? आपका कुल दीपक वो कैसे आएगा? विशाल को मैंने साफ साफ हिदायत दे दी है कि बहू अभी टीटी नहीं करवाएगी, क्योंकि जब तक इस कुल को कोई दीपक न मिल जाए ना, तब तक बहू का टीटी ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने उसे साफ साफ समझा दिया है। और नहीं तो क्या माँ, वैसे भी भैया इकलौते हैं इस घर के। लेकिन एक बात ये भी लगता है माँ, अगर कहीं भाभी के पेट में सिर्फ बेटियां ही बेटियां हुई तो क्या मैं विशाल की दूसरी शादी करवाऊंगी, और दूसरे से भी लड़का नहीं हुआ तो तीसरी शादी करवाऊंगी, लेकिन मुझे स्कूल का दीपक चाहिए बेटा। अरे अनीता, तुम कब आई? अरे भैया, बस थोड़ी देर पहले ही तो आई हूँ। आप कहाँ गए थे? वो मैं बाजार गया था, आज मैं गुड़िया से मिलने जा रहा हूँ ना, तो कुछ मेवा मिष्ठान लेकर आया हूँ। मेवा मिष्ठान? ये सब लेकर जाने की क्या जरूरत है? क्या उसके मायके वाले उसे कुछ खिलाते पिलाते नहीं होंगे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, बस मैं जा रहा था तो सोचा कुछ मेवा मिष्ठान लेके जाऊंगा, तो माँ जी बरखा के लिए लड्डू बना देगी।
अब लड्डू बनाने की क्या जरूरत है, पहले डिलीवरी के समय तो खूब लड्डू खाई है ना उसने। वैसे भी बेटियों को जन्म देने के बाद ना माँ का शरीर इतना कमजोर नहीं होता, कमजोर तो बेटे को जन्म देने के बाद होता है, इसीलिए बेटे के जन्म के बाद ये सब खिलाना जरूरी होता है। ला इधर देख, दिखा मुझे थैले में क्या क्या लाया है तूने। ठीक है माँ, मैं अंशिका को लेकर जा रहा हूँ, कल शाम तक लौट आऊंगा। पापा मैं कब से तैयार होकर आपका इंतजार कर रही थी, आप अभी आए हैं, चलिए जल्दी, मुझे अपनी प्यारी सी गुड़िया से मिलना है। विशाल जा तो रहा है, लेकिन अभी बरखा को लाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उसकी गुड़िया छोटी है ना, तो 2-4 महीने उसे अपने माँ के घर में ही रहने दे, वहीं उसकी सेवा हो जाएगी। यहाँ तो मुझसे कुछ बनता नहीं है। लेकिन माँ 2-4 महीने, वैसे ही तो 1 महीना हो चुका है बरखा को वहाँ। मैं तो सोच रहा था कि इस बार मैं उसे लेता आऊँ। नहीं, कम से कम 2-3 महीने और रहने दे उसे, उसके बाद ही लेकर आना। ठीक है माँ, चलो अंशिका। बड़ा आया उसे मेवा मिष्ठान खिलाने वाला। असल में विशाल और बरखा की शादी को 9 साल हो चुके हैं। विशाल और बरखा की पहली संतान अंशिका है और दूसरी बार भी बरखा को बेटी ही हुई थी। इस बात से बरखा की सास बहुत नाराज थी और वह दूसरी बच्ची की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन बेचारा विशाल, वह अपनी पत्नी का बहुत मान सम्मान करता था और अपनी बेटियों से बहुत प्यार भी करता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे 2 बेटियां हो गई हैं। विशाल की माँ विशाल से मेवा मिष्ठान का थैला ले लेती है, तो विशाल भी अपनी माँ से कुछ नहीं कहता और वह जाते जाते रास्ते में फिर से मेवा मिष्ठान खरीदता है और उसे लेकर बरखा की मायके पहुँचता है। मम्मा मम्मा, हमारी गुड़िया कहाँ है मम्मा? बरखा कैसी हो तुम, और हमारी गुड़िया रानी कैसी है? हाँ जी मैं ठीक हूँ और गुड़िया भी ठीक है। बरखा क्या हुआ? माँ जी को भी साथ ले आते आप। अरे बरखा ये सब छोड़ो ना, लाओ लाओ गुड़िया को मुझे दो, मैं गुड़िया के साथ थोड़ी देर खेलूंगा। दामाद जी चलकर पहले कुछ खा लेते आप। नहीं माँ जी, अभी तो खाना नहीं खाऊंगा मैं। ये लीजिए, इसमें कुछ मेवा मिष्ठान है, आप बरखा के लिए इसे तलकर लड्डू बना दीजिएगा। अरे दामाद जी इन सब चीज की क्या जरूरत थी, वैसे भी हमने ये सब तो पहले से ही तैयार कर लिया था। माँ जी मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा, अभी मैं थोड़ी देर गुड़िया के साथ खेल लेता हूँ। ठीक है दामाद जी। पापा मैं मामी जी से मिलकर आती हूँ। ठीक है बेटा। अरे वाह, हमारी गुड़िया रानी तो बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी दिख रही है। सुनिए ना जी, क्या माँ जी का गुस्सा कुछ कम हुआ है? क्या माँ जी ने मेरे बारे में पूछा या मेरी बेटी के बारे में कुछ पूछा? बरखा तुम माँ के बारे में सोचकर क्यों परेशान होती हो? तुम तो माँ का स्वभाव जानती हो ना। धीरे धीरे माँ का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और देखना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से लेकर जाऊंगा और हम सब लोग खुशी खुशी फिर से एक साथ रहेंगे। बहुत जल्दी मतलब? क्या आप अभी मुझे लेने नहीं आए हैं? तुम जाना चाहती हो क्या बरखा? हाँ जी, माना मुझे मेरे मायके में कोई तकलीफ नहीं है, किसी बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरा भी तो अपना ससुराल है, परिवार है जी। ऐसे कब तक मैं मायके में रहूंगी बताइए? पहले गुड़िया की डिलीवरी के समय भी मैं यहाँ पूरे 3 महीने रुक कर गई थी, लेकिन तब बात अलग थी, तब घर में भाभी नहीं थी। हालांकि भाभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता जी। मुझे लगता है कि मैं आपके साथ रहूं। ठीक है, तो अब जो भी होगा देखा जाएगा। एक काम करो, कल चलने की ना तुम तैयारी कर लो, फिर मैं माँ को समझा लूंगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो माँ का कठोर व्यवहार हम लोगों को सहना पड़ेगा, क्योंकि माँ को तो तुम अच्छे से जानती हो। ठीक है जी, कौन सी नई बात है? माँ जी का गुस्सा तो मैं पिछले 9-10 साल से सह रही हूँ। ठीक है, तो तय रहा, कल हम साथ में चलेंगे सब। ठीक है जी। बरखा ने विशाल से इतनी मासूमियत से अपने ससुराल चलने के लिए कहा कि विशाल बरखा से मना नहीं कर पाया और उसने बरखा की तैयारी करवा ली और दूसरे दिन वह बरखा और अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही विशाल की माँ को यह बात पता चलती है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। खबरदार खबरदार, जो तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया, अरे तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरी बात काट के अपनी मनमर्जी का कराया। तू अपनी पत्नी और बच्चों को ले आया। मैंने तुझसे साफ साफ मना किया था ना कि इसे 3-4 महीने इसके मायके में ही रहने दे, लेकिन तूने मेरी बात न मानकर अपनी चला ली और इसे तू लेकर आ गया है। माँ आज नहीं तो कल बरखा को तो लेकर आना ही था ना, और वैसे भी मुझे बार बार छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी ही लेकर चलता हूँ। अरे छुट्टी नहीं मिलती? कैसे छुट्टी नहीं मिलती? अगर तुझे छुट्टी नहीं मिलती तो इसके भाई से छोड़कर जाता, तुझे लाने की क्या जरूरत थी? और यह भी बड़ी होशियार निकली, यह भी चुपचाप चली आई। इसने भी नहीं कहा कि ये कुछ दिन और रुकेगी अपने मायके में। क्या इसके मायके में खाने पीने का दुख था क्या? भाभी इतना अच्छा अवसर गवा रही हैं आप। अरे आपकी सासू माँ इतनी अच्छी है कि आपको मायके में रहने का अवसर दे रही हैं और आप अपने ससुराल में रहने की जिद पर हैं। क्या आपके मायके में आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती? मैं मजाक कर रही हूँ भाभी, बुरा मत मानना। अरे माँ अब आ ही गए हैं भैया भाभी, तो इन्हें अंदर आ जाने दीजिए ना, नहीं तो मोहल्ले पड़ोस वाले क्या सोचेंगे कि आपने अपने बहू बेटे को घर से निकाल दिया है।
देख विशाल, अब तू इसे ले ही आया है तो मैं तुझे अंदर तो आने देती हूँ, लेकिन आइंदा अगर तूने अपनी मनमर्जी दिखाई या मेरी बात काटी ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है माँ। लगता है माँ अब धीरे धीरे विशाल भैया भी आपकी बातें काटने लगे हैं। चुप कर, मैं तो इन लोगों को वापस भिजवाने वाली थी, लेकिन तूने ही तो कहा कि अब आ ही गए हैं तो इन्हें अंदर ले लो, इसलिए मैंने इन लोगों को अंदर ले लिया। वैसे तू भी अब ना अपनी घर गृहस्थी में अच्छे से ध्यान दे। तू कब अपने सास ससुर को दादा दादी बना रही है? तेरी शादी को भी तो 1.5 साल हो गए ना। माँ मुझे तो सुनकर ही इतना डर लगता है कि अगर मुझे भी बेटी हो गई तो। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी? ऐसे कैसे तुझे बेटी हो जाएगी? तेरी माँ को बेटा हुआ पहला, तेरी सास को पहला बेटा हुआ, तो फिर तुझे क्यों पहली बेटी हो जाएगी? और वैसे भी मैं ये नहीं कहती कि बेटी ना हो, लेकिन कम से कम एक बेटा तो होना चाहिए। देख, अगर तू हमेशा अपने सास ससुर के साथ सुखी जीवन जीना चाहती है ना तो तुझे बेटा तो पैदा करना ही होगा। बेटा, तुझे भी अपने कुल को वारिस देना ही होगा। हाँ माँ, लेकिन ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना। चुप कर, तू भी वो बरखा की तरह बोल रही है आज। लगता है तेरी भाभी के आसपास रहने का ना तुझ पर असर हो गया है। अब खड़ी क्या है? जा जाकर अपनी भाभी से कहे कि वह मेरे लिए मेथी के पराठे बना दे। मेथी काट के रखे हैं मैंने रसोई में। अब आ ही गई है तो इससे काम तो निकलवाना ही होगा ना। अब मुफ्त में इसे बिठाकर खिला तो नहीं सकती। ठीक है माँ। बरखा की सास इस बात से बहुत नाराज थी कि वह मायके से इतनी जल्दी आ गई, इसीलिए बरखा की सास अब यह मन बना चुकी थी कि वह बरखा से घर का पूरा काम करवाएगी और उसे खूब परेशान करेगी। भाभी, क्या हुआ दीदी? भाभी, माँ को बहुत जोरों की भूख लगी है, आप माँ के लिए मेथी के पराठे बना दीजिए। माँ ने मेथी काट के रखे हैं रसोई में। देखा बरखा, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि तुम कुछ दिन अपने मायके में ही रहो। अब माँ का यही काम रहेगा तुम्हें परेशान करने का। वह किसी भी तरह बस तुम्हें परेशान करेगी, तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी। इसलिए मैं चाहता था कि 2-3 महीने सच में तुम अपने मायके में ही रह लो। अरे घर के काम ही तो है जी, मैं सारे काम कर लूंगी। बस आप मेरे साथ है ना तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। लीजिए, आप गुड़िया को रखिए, मैं अभी माँ जी के लिए मेथी के पराठे सेक देती हूँ। ठीक है, लेकिन अपने लिए भी सेक लेना गर्मा गर्म, क्योंकि तुम्हें भी ना अपने खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पिछली बार मैंने देख लिया कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई और इस बार भी तुम्हें खून लगाना पड़ा था अलग से, इसीलिए तुम खान पान में अपना अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है जी, सच में आप मेरी कितनी चिंता करते हैं। आपकी इतनी चिंता सुनकर ही ना मैं सारे दुखों को भूल जाती हूँ और अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करने लगती हूँ। ठीक है, जाओ और जल्दी से बना लो। ठीक है जी। बरखा की सास तो बरखा को 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देती है। वह बरखा से दिन भर कुछ न कुछ काम करवाती ही रहती है। बरखा भी घर के कामों से कभी पीछे नहीं हटती, अपनी सारी जिम्मेदारियां दौड़ दौड़ कर निभाती, लेकिन वह अपने शरीर की चिंता करना भूल जाती थी। अब तो धीरे धीरे बरखा के कमर में दर्द रहने लगता, हाथ पैर में दर्द रहने लगा और आए दिन उसे बुखार ही आ जाता था। लेकिन फिर भी बरखा की सास को बरखा के ऊपर जरा भी तरस नहीं आता और वह तो जहाँ भी मौका मिलता बरखा को इस बात के ताने देती कि उसने 2 बेटियों को जन्म दिया है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब बरखा की बेटी 1 साल की हो चुकी थी, लेकिन बरखा अपना ख्याल नहीं रख पाई थी, जिस वजह से वह बहुत कमजोर हो चुकी थी, काफी दुबली हो चुकी थी, शरीर में भी खून की कमी बनी रहती थी और बरखा की कमर पीठ में हमेशा दर्द बना रहता था। और इधर विशाल हमेशा बरखा के ऊपर गुस्सा करता कि वह अपना ध्यान नहीं रख पाती। हाय राम, कितनी कमजोरी रहने लगी है मुझे। मेरे कमर पीठ में हमेशा दर्द बना रहता है। अब तो ये घर के कामकाज भी नहीं हो पाते हैं मुझसे। कितने दिन से ये बोल रहे हैं माँ जी से कि एक काम वाली लगवा ले, लेकिन माँ जी है कि ध्यान नहीं देती है। बहू, बहू कब से खाना बना रही हो? अरे ऐसे कैसे 4 घंटे लगते हैं तुम्हें खाना बना के रसोई साफ करने में? वो माँ जी, आज मेरे कमर पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना, इसीलिए आज मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ। बस तुम्हारे बहाने तो एक से बढ़कर एक तैयार होते हैं। कभी तुम्हारे घुटनों में दर्द होता है, कभी तुम्हारे कमर पीठ में दर्द होता है। यहाँ हम बूढ़े बुढ़ाक बैठे हैं, हमें कुछ नहीं होता और तुम जैसे जवान जोतों को दुनिया भर के दर्द के चोट ले रहते हैं। तुम्हें मालूम है, कावेरी की बहू ने तीसरी बार में बेटी को जन्म दिया है। उसकी भी पहली 2 बेटियां हैं। अच्छी बात है माँ जी। क्या अच्छी बात है? मैं तुमसे यही कहने आई थी कि अब गुड़िया 1 साल की हो चुकी है। अब तुम लोगों को तीसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और स्कूल को वारिस देने का सोचना चाहिए। क्या तीसरा बच्चा? और नहीं तो क्या, कावेरी की बहू को बताया ना कि तीसरी बार में बेटा हुआ है। अरे मुझे भी यकीन है कि तीसरी बार में जरूर बेटा होगा, इसीलिए अब तुम लोग तीसरे बच्चे के बारे में सोचो, समझी ना? हे भगवान, माँ जी का दिमाग तो ठीक है ना। एक तो सी सेक्शन डिलीवरी हुई है मेरी, कमर पीठ में हमेशा दर्द बना रहता है और अभी गुड़िया मात्र 1 साल की हुई है और माँ जी तीसरे बच्चे की बात कर रही है। और मैं कहती हूँ कि इस बात की क्या गारंटी है कि तीसरी बार में मुझे बेटा ही होगा? अगर तीसरी बार में भी बेटी हुई तो माँ जी मुझे चौथी बार माँ बनने के लिए कहेंगी।
नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं आज इस बारे में इनसे बात करूंगी। मुझे मुझे नहीं बनना है तीसरी बार माँ। मैं अपनी दोनों बच्चियों को ही अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। आज शाम को ये जब आएंगे तब मैं इनसे इस बारे में बात करूंगी। सुनिए जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बरखा? सुनिए जी, मैं तीसरी बार माँ नहीं बनना चाहती। हाँ, मैं भी अब 2 बच्चे से तीसरा बच्चा नहीं चाहता, पर तुम इतनी उदास क्यों हो? वो इसलिए कि माँ जी ने मुझसे आज कहा कि अब हमारी बेटी 1 साल की हो गई है तो हमें तीसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। क्या माँ ने ऐसा कहा? हाँ जी, आपने मेरी दोनों डिलीवरी के समय में देखा है ना कि खून की कितनी कमी हो जाती है और कितनी कमजोरी रहती है। और अब तो आजकल मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत बीमार हूँ। मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ जी। मैं तीसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ बरखा, तुम चिंता मत करो। जब हम दोनों तीसरा बच्चा नहीं चाहते तो माँ की क्या चलेगी। मैं माँ से बात करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ जी इतनी आसानी से मान लेगी। हाँ, माँ आसानी से तो नहीं मानेगी, लेकिन मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। माँ, मैं सोच रहा था कि मैं बरखा का टीटी करवा देता, क्योंकि बरखा बहुत कमजोर हो गई है। क्या क्या कहा तूने? आज कहा तो कहा, दोबारा यह बात अपनी जुबान पर मत लाना। तू पागल तो नहीं हो गया है? अरे तू मेरा एक लौता बेटा है और स्कूल को अभी तक दीपक नहीं मिला और तू बरखा का टीटी करवाने की बात कर रहा है। जब तक बरखा इस स्कूल को वारिस न दे देना तब तक टीटी करवाने के बारे में भी सोचना भी मत। लेकिन माँ, क्या भरोसा कि तीसरी बार बरखा बेटे को जन्म दे। अरे तीसरी बार में नहीं देगी तो चौथी बार में देगी, चौथी बार में नहीं देगी तो 5वीं बार में देगी, लेकिन स्कूल को दीपक जरूर मिलेगा। पहले के जमाने में एक यहाँ 10-10, 15-15 बच्चे हुआ करते थे। और तुम 3 बच्चे के नाम से ऐसे घबरा रहे हो? क्या तुम 3 बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते? नहीं पाल सकते तुम 3 बच्चों को? माँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बच्चों को नहीं पाल सकता, लेकिन हम तीसरा बच्चा नहीं चाहते। याद रख विशाल, अगर तूने अपनी मनमर्जी चलाई ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुझे सारी जायदाद प्रॉपर्टी से मैं बेदखल कर दूंगी। मुझे स्कूल को वारिस चाहिए, मतलब चाहिए। अगर बरखा ने स्कूल के दीपक को जन्म नहीं दिया तो मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। माँ जी, लेकिन देखिए ना मैं कितनी कमजोर हो चुकी हूँ और दोनों बार की डिलीवरी में कितनी दिक्कतें आई थी। खून की कमी तक हो गई थी, मुझे यूरिन ब्लड इन्फेक्शन भी हो गया था और डॉक्टर ने भी कहा था कि तीसरी बार माँ बनने के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। तू चुप कर, बड़ी आई पढ़ी लिखी बनने वाली। अरे डॉक्टरों का क्या है, उनका काम सिर्फ पैसे लेना, सलाह देना है। लेकिन यहाँ मेरे कुल का दीपक मुझे नहीं मिला, मुझ पर क्या बीत रही है। रात दिन मुझे नींद नहीं आती है। और बहू, तेरा कर्तव्य है कि तू इस कुल को वारिस दे। इसीलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। ये टीटी वीटी का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन माँ जी, हमारे 2 बेटियां तो है ना, तीसरे बच्चे की हमें क्या जरूरत है? और आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बेटियों को इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, इतने अच्छे संस्कार दूंगी कि वही बेटों से कम नहीं रहेंगी, वह भी बेटों से ज्यादा तरक्की करेंगी और हम सबकी देखभाल भी करेंगी वो बड़ी होकर। चल हट, बहुत देखी मैंने ऐसी लड़कियां जो बड़ी होकर खूब पढ़ लिख लेती हैं और अपने माँ बाप या दादा दादी की सेवा करती हैं। अरे सब लड़कियां ना कमाने धमाने के बाद, शादी ब्याह हो जाने के बाद सिर्फ अपनी ससुराल की होकर रह जाती हैं। फिर उन्हें ना ही माँ बाप से मतलब होता है और ना ही अपने दादा दादी से मतलब होता है। इसीलिए ये बेकार की बेतुकी बातें मेरे सामने मत करना। मैंने कह दिया ना कि तुम्हें तीसरी बार गर्भवती होना ही है और इस बारे में तुम जल्दी सोचो। लेकिन माँ, आज के जमाने में बेटा या बेटी में कोई अंतर नहीं रह गया है। बेटा या बेटी दोनों एक समान है। फिर आप इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं माँ? क्योंकि मैंने ये दुख झेला है। तुझे मालूम भी है, जब मैं ब्याह कराई थी ना तब तेरे दादा दादी ने मुझे साफ साफ कह दिया था अगर मैंने बेटे को जन्म नहीं दिया तो वह अपने बेटे की दूसरी, तीसरी और चौथी शादी भी करवा सकते हैं। और फिर जब मैंने तुझे जन्म दिया ना तब तेरे दादा दादी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तो ईश्वर की कृपा से पहली बार में ही मुझे बेटा हुआ था। और फिर तेरे दादा दादी ने सारी संपत्ति तेरे पापा के नाम पर कर दी और उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मुझे पोता होगा तब मैं अपनी सारी संपत्ति अपने पोते के नाम पर करूंगी, नहीं तो यह सारी संपत्ति मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। माँ, हमें संपत्ति का कोई लालच नहीं है। तू चुप कर विशाल, तू मुझसे न चाहता जबान मत लड़ा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अरे बेटियां बेटियां होती हैं। बेटियां चाहे हवाई जहाज क्यों न चला ले, लेकिन वह बेटों की बराबरी नहीं कर सकती। एक न एक दिन बेटियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। और मान ले तेरी 2 ही बेटियां रही तो मैं अपनी संपत्ति किसके नाम करूंगी? क्या तेरी बेटियों के नाम करके वो संपत्ति उसके ससुराल वालों को दे दूंगी मैं? अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बस मेरे कान यह सुनने को तरसेंगे कि अब बरकत तीसरी बार गर्भवती हो गई है और मुझे 1 महीने के लिए अपने मायके जाना है क्योंकि वहाँ की जमीन जायदादों का बंटवारा हो रहा है। इसीलिए तुम्हारे मामा जी ने मुझे फोन किया था। ठीक है माँ। बरखा, बरखा, बरखा सुनो। क्या सुने? आपने माँ जी से हाँ क्यों कहा? अरे तुम इस बात की चिंता क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना कि हमें तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। और मैंने हाँ इसलिए कह दिया कि माँ तो वैसे भी आज मामा जी के घर चली जाएगी और पूरे 1 महीने तक माँ मामा जी के घर ही रहेंगी।
इन 1 महीनों के दौरान हम कभी भी हॉस्पिटल जाकर तुम्हारा टीटी ऑपरेशन करवा देंगे। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ बरखा, हम ऐसा ही करेंगे और ये बात हम कभी भी माँ को नहीं बताएंगे और माँ से कह देंगे कि तुम गर्भवती नहीं हो पा रही हो। फिर 1-2 सालों में जब बात संभल जाएगी तो हम माँ को धीरे से सब कुछ बता देंगे। क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम कैसे झूठ बोल सकते हैं माँ जी से? अब सच बोलकर भी क्या फायदा है, अब कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा बरखा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ ना वो सब आपको संभालना पड़ेगा, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है बरखा। इस तरह विशाल और बरखा ने फैसला कर लिया था कि जैसे ही विशाल के मामा जी के घर जाएगी तो वह बरखा का टीटी ऑपरेशन करवा देगा। और ऐसा ही होता है। दूसरे दिन विशाल की माँ अपने मायके चली जाती है और 3-4 दिनों के बाद विशाल बरखा को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ उसका टीटी ऑपरेशन करवा देता है। वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन कम से कम इन्हें 1 महीने तो आराम करना होगा। ओके मैम। ठीक है, आप लोग घर जा सकते हैं। अरे ये तो सरला के बहू बेटे हैं, लगता है बरखा फिर से गर्भवती हुई है। अरे विशाल बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना बहू की? हाँ बड़ी माँ, तबीयत ठीक है, बस यूं ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आए थे। अच्छा बेटा। बेचारी बरखा बहुत कमजोर हो गई है, क्या हुआ है डॉक्टर उसे? नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस उनका भी 2 दिन पहले टीटी ऑपरेशन हुआ है। क्या? टीटी ऑपरेशन? क्यों, आप इतना चौंक क्यों रही हैं? जी कुछ नहीं। हाँ तो बताइए क्या समस्या है आपको? बरखा और विशाल अपने घर पहुंच जाते हैं। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके इस ऑपरेशन के बारे में किसी को पता चल चुका है। धीरे धीरे 15 दिन का समय बीत जाता है और 15 दिन बाद जब बरखा की सास घर आने वाली होती है। ठीक है बेटा, जाओ तुम ध्यान से जाना। अरे सरला बहन तुम? हाँ देवकी, वो मायके गई हुई थी ना तो भतीजा छोड़ने आया था। हाँ भाई, तुम्हारे भी ससुराल और मायके दोनों जगह के क्या खूब ठाठ है। इधर बेटा तुम्हें छोड़ने जाता है, उधर भतीजा तुम्हें छोड़ने आते हैं। हाँ, इस मामले में मैं बहुत धनी हूँ। अब सब हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उन्होंने इतनी धन संपत्ति छोड़ा है कि सब लोग ठाठ की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अफसोस बहन, इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, लेकिन उसे खाने वाला कोई वारिस नहीं है। नहीं है तो क्या हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। अरे कहाँ से होगा बहन, तुम्हारी बहू ने तो टीटी ऑपरेशन करवा लिया है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ बहन, मैं भी उसी अस्पताल में गई थी जिस अस्पताल में तुम्हारे बेटे बहू गए थे। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि बरखा का टीटी ऑपरेशन हुआ है। जैसे ही सरला जी ने यह बात सुनी तो सरला जी का मानो खून खौल उठा और वह गुस्से से तेज कदमों में अपने घर में प्रवेश करती है और जाकर चीख कर विशाल और बरखा को बुलाने लगती है। विशाल, विशाल, बरखा, बरखा। क्या हुआ माँ? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे मना करने के बाद भी बहू का टीटी करवा दिया। अंशिका तुम अंदर जाओ बेटा। ठीक है पापा। माँ आप इस तरह से गुस्सा मत कीजिए। असल में सच में हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था। हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां ही सब कुछ है, हमें बेटे की चाह नहीं है। तुझे नहीं है तो तेरी राय पूछे किसने है? मुझे तो है, मुझे मेरे कुल का दीपक चाहिए था। माँ नाराज मत होइए माँ, समझने की कोशिश कीजिए। आज के जमाने में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहली बात, तूने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर बहू का टीटी ऑपरेशन करवाया और इसने भी चुपचाप तेरी बात मान ली या फिर इसी ने तुझे भड़काया था? अब मैं कुछ नहीं जानती। अब तू इस घर में तभी रह सकता है जब तू दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाएगा। माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे नहीं करनी है कोई दूसरी शादी। मेरी पत्नी है बरखा, मेरी 2 बेटियां हैं और मैं इन तीनों को छोड़कर दूसरी शादी कर लूं? नहीं माँ, नहीं कर सकता मैं। माँ जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा तू मुंह बंद रख, बिल्कुल मुंह बंद रख तू। ठीक है, मैं तुझे इस घर से नहीं निकालूंगी, लेकिन तू मेरी बेटी की दूसरी शादी करवाने में तू खुद मेरी मदद करेगी, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। क्या पापा, आप दूसरी शादी करेंगे और मम्मी को छोड़ देंगे पापा? अंशिका बेटा, पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे बेटा। पापा हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। आप अंदर जाइए बेटा और जाकर गुड़िया को संभालिए। हाँ पापा, आप हमेशा हमारे साथ रहिए पापा। विशाल ने कभी अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन आज विशाल की बेटी के ऐसे सवालों ने विशाल के दिल को बहुत ठेस पहुंचाया था और एक हिम्मत भी जगाई थी कि वह अपने बच्चों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं होने देगा। वह अपनी पत्नी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेगा। इसीलिए आज विशाल के भी सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपनी माँ के सामने चीखते चिल्लाते गरजते हुए कहता है, हाँ नहीं करूंगा मैं दूसरी शादी। बताइए क्या कर सकते हैं आप? मेरी पत्नी है बरखा, मेरी 2 बेटियां हैं और मैं उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। अब आपसे जो बनता है वो कर लीजिए। क्या करेंगी बताइए आप? मैं तुझे सारी जायदाद प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी, इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। तब तुझे 2 बेटियों का बोझ समझ में आएगा कि जब तू बाहर खुद कमाएगा और किराए के कमरे में रहेगा, राशन पानी खुद चलाएगा, तब तू 2 बेटियों के खर्चे कैसे उठाएगा? बोलना बहुत आसान होता है मेरे लाल, लेकिन बेटियों का खर्च उठाना इतना
काम नहीं होता। अरे उसे पढ़ाएगा लिखाएगा, उनके कपड़े लत्ते न जाने कितने सारे खर्च होते हैं बेटियों के, और उसके बाद उसकी शादी के लिए भी रुपए जमा करेगा और जिंदगी भर मेहनत करते करते घिस जाएगा, और उसके बाद वो सारे रुपए अपनी बेटियों पर खर्च कर उसे ससुराल भिजवा देगा, और उसके बाद भी तीज त्योहार ये वो दुनिया भर के नाम पर जिंदगी भर बेटियां तुझे लूटते ही रहेंगी। माँ, सबसे पहली बात, मेरी बेटियां मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरी बेटियां मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है, और मैं अपनी बेटियों की परवरिश बिल्कुल बेटों की ही तरह करूंगा, और आगे चलकर मैं गर्व से कह सकूंगा कि मेरी दो बेटियां हैं, वह भी बेटों से कोई कम नहीं है। आप मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहती है ना, कोई बात नहीं, मैं आज इसी वक्त अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को लेकर इस घर से जा रहा हूँ, लेकिन इस घर से एक तिनका भी लेकर नहीं जाऊंगा। और आप मजे से अपनी प्रॉपर्टी में रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी के धन दौलत या प्रॉपर्टी से। बरखा जाकर अपना सामान बांधो, हम आज इसी वक्त इस घर से निकल जाएंगे। बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। हाँ जी, मैं जाकर अभी सामान बांधती हूँ। हे भगवान, आज तो ये लड़का मेरी धमकी से नहीं डरा। अगर ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चला जाएगा तो मैं इतने बड़े घर में अकेले क्या करूंगी? अरे इतनी सारी संपत्ति मैं किसको दूंगी? वह तो मैं इसे डराती थी कि संपत्ति के लालच में यह दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन यह तो इस घर से जाने की बात कर रहा है। अब क्या करूं? कैसे रोकूं इसे? लगता है रोने धोने वाला ड्रामा शुरू करना पड़ेगा। विशाल, कैसी बात कर रहा है तू अपनी इकलौती माँ को छोड़कर चला जाएगा? क्या करूं माँ, मैं तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि आज मुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। नहीं बेटा, नहीं, मुझे माफ कर दे। मैं तो बस तुझे डरा रही थी कि तू दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाए और मेरे कुल को वारिस मिल जाए, लेकिन अगर तू इस घर में ही नहीं रहेगा बेटा, तो मैं क्या करूंगी यहाँ रहकर? और ऐसे कुल का क्या मतलब, ऐसे वारिस का भी क्या मतलब जिसका कोई कुल ही ना हो? इसीलिए बेटा तू कहीं मत जा, कोई बात नहीं, अगर तू दूसरी शादी नहीं करना चाहता तो मत कर, लेकिन इस घर को छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सच ही कहा है किसी ने कि अत्याचार भी उन्हीं पर होते हैं जो अत्याचार सह सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देना तो कोई हम पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।